सो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कंप्लीट किया था, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द वैदिक पीरियड पेज नंबर 100 पे हमने इसे फिनिश किया था। ठीक है, अब ऋग वेदा के अंदर 30 जन के बारे में मेंशन है, जो कि हमें याद होना चाहिए। दैट इन द ऋग वेदा देयर इज अ मेंशन ऑफ 30 जन्स, आउट ऑफ विच दीज 5 यू विल हैव टू रिमेंबर, विच इज़ यदु पुरु। इसको याद करने के लिए यदु पुरु अनु ध्रुयु एंड तुर्वासा, अगर ऐसे करके लर्न करोगे तो ज़्यादा इजीली लर्न हो जाएगा। यदु तुर्वासा पुरु अनु ध्रुयु, वट एवर वर्क्स फॉर यू। वैसे तो जैसे आप शॉर्ट छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो आई थिंक ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। यदु पुरु अनु ध्रुयु तुर्वासा, यदु अनु पुरु दुरु तुर्वासा, यदु पुरु अनु ध्रुयु एंड तुर्वासा, एंड दीज वर कलेक्टिवली नोन एज द पंच जन। सो माइट द टीचर माइट आस्क दिस इन एन MCQ that in the Rig Veda mentions about the 30 janas, but only 5 of them they came to be known as the panch jana. What were the name of these panch janas? तो यदु पुरु अनु तुरु ध्रुयु तुर्वासा, तो ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ लेट्स रिकॉल, एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बट यहाँ पे आ जाते हैं। सो वैदिक टेक्स्ट है, यहाँ पे पर्टिकुलरली वैदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें और अथर्ववेदा की हम बात करें तो इसके अंदर 3 असेंबलीज के बारे में मेंशन है, विच इज सभा, समिति एंड विधाता। अब सभा, समिति और विधाता क्या है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑब्वियसली नहीं एक्सप्लेन है, बट जनरली आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो आप इसको मार्क कर सकते हो एज एन MCQ दैट द वैदिक टेक्स्ट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द ऋग्वेद एंड द अथर्ववेदा, दे रेफर अबाउट 3 असेंबलीज एंड दीज आर कॉल्ड एज सभा, समिति एंड विधाता। अब सभा, समिति, विधाता पे आएंगे तो हमें याद होना चाहिए कि विधाता सभा जो है वो क्या है, इट्स अ स्मॉलर बॉडी जो कि जुडिशियल फंक्शंस के लिए काम करती थी, विच वॉज कंपोज ऑफ सम एलिट्स। तो अब जुडिशियल फंक्शन एंड कंपोज ऑफ सम एलिट्स, ये सभा से रिलेटेड बात होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा स्मॉलर बॉडी थी। तो आउट ऑफ द सभा, समिति एंड विधाता, इनमें से सबसे छोटी कमिटी कौन सी है, विच वॉज द स्मॉलेस्ट असेंबली, दैट वॉज सभा। इट सर्व्ड फॉर जुडिशियल फंक्शन, इट कंप्राइज्ड ऑफ द सेलेक्टेड एलिट पीपल ओनली। देन कम्स योर समिति। अब समिति जो थी वो एज कम्पेयर टू द सभा एक लार्जर असेंबली हुआ करती थी, जो कि पॉलिसी डिसीजंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स पे फोकस करती थी। समिति किस पे फोकस करती थी, पॉलिसी डिसीजंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिसी डिसीजंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिसी डिसीजंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। और ये क्या करती थी, क्योंकि ये थोड़ी लार्जर असेंबली थी इसीलिए इट वाज रिप्रेजेंटिंग अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। ठीक है, अब इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस पे आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन अगर आ जाए दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, असर्शन रीजन में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू समिति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, सो स्टेटमेंट नंबर 1, और मे वी कैन कॉल इट असर्शन, अ लार्जर असेंबली फोकस्ड ऑन द पॉलिसी ऑन decisions and political affairs, and then reason can be because it represented the broader population। तो यहाँ पे assertion भी करेक्ट और उसका रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन। अब स्टेटमेंट बेस में आ जाए तो ये एक स्टेटमेंट 1 हो सकता है, ये स्टेटमेंट 2 हो सकता है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसे करके असर्शन रीजन भी यहाँ से फ्रेम हो सकता है। और यहाँ से अगर कहें तो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, आपको दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में याद होना चाहिए। ठीक है, सो सभा स्मॉलर, समिति लार्जर असेंबली, और विधाता जो थी वो पॉपुलर गैदरिंग अटेंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी और द जना। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तीनों कमिटीज़ में से, स्मॉलर कमिटी सभा, लार्जर असेंबली फोकस्ड ऑन पॉलिसी डिसीजंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, तो ये समिति आ जाएगी, रिप्रेजेंटेड द ब्रॉडर पॉपुलेशन, ये सब सेलेक्टेड एलीट कंप्राइज करती थी। और विधाता की अगर हम बात करें तो पॉपुलर गैदरिंग थी, जो कि कम्युनिटी मेंबर्स हुआ करते थे वो इसे अटेंड करते थे। सो आउट ऑफ दीज 3 असेंबलीज, विच वॉज द असेंबली विच रिप्रेजेंटेड अ ब्रॉडर पॉपुलेशन एंड विच फोकस्ड ऑन द पॉलिसी डिसीजंस एंड पॉलिटिकल अफेयर्स? सो आंसर इज समिति। आउट ऑफ द 3 असेंबलीज मेंशन इन द ऋग्वेदा और द अथर्ववेदा, विच वॉज अ स्मॉलर बॉडी दैट primarily focused on the judicial function, यानी जुडिशरी से बेसिस पनिशमेंट्स थे ना, या आज के टाइम पे अगर हम जुडिशरी की बात करते तो जुडिशरी क्या होती है, दैट इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर punishing and making the laws and making sure that the other 2 organs which are not working properly, तो उनकी punishment जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपकी जुडिशरी में आ जाती है। सो इट वाज अ स्मॉलर सभा जो कि स्मॉलर लेवल पे काम करती थी, विच प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द जुडिशियल फंक्शन, याद होना चाहिए। एंड देन विच वॉज द असेंबली विच इज मेंशन इन द वैदिक पीरियड विच वॉज अटेंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, सो इट वॉज विधाता। तो आपको सभा, समिति, विधाता तीनों याद होने चाहिए। क्या करती थी यहाँ पे, फंक्शंस, डिस्कशंस, वॉरफेयर, पॉलिटिकल मैटर्स। अब यहाँ पे भी पॉलिटिकल अफेयर्स और यहाँ पे भी पॉलिटिकल मैटर्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो थी यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स जो थे वो इन्हें अटेंड करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई सवाल आए, अगर ऐसा कुछ सवाल आता है कि विच आउट ऑफ दीज असेंबलीज और डैश इज असेंबली विच वॉज फाउंड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कशंस ऑन द वॉरफेयर एंड द पॉलिटिकल मैटर्स एंड मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी अटेंडेड दैट असेंबली, देन द आंसर इज गोइंग टू बी विधाता। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों में सेम चीज़ है, लेकिन ये कम्युनिटी मेंबर की थी, ये थोड़ी लार्जर पॉपुलेशन की थी। पॉलिसी डिसीजंस यहाँ पे स्पेसिफिकली कम्युनिटी मेंबर्स इन्वॉल्व थे।
ठीक है। तो आई होप अब आपको ये भी क्लैरिटी हो गई होगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या पता टीचर इससे फ्रेम कर दे, तो एक एक पॉइंट के लिए आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, या फिर एमसीक्यू असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यूज कोई भी इसमें से फ्रेम हो सकता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी इसमें थिंक अबाउट इट, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, तो आगे बढ़ेंगे। ये मैप अब आपकी टीचर आपको जो भी पॉइंट्स टिक करवाएंगी, आप उसके रेलिवेंट जो भी टॉपिक्स, वट एवर योर टॉपिक्स द टीचर हैज आस्क्ड यू टू मार्क ऑन, यू विल गो अलॉन्ग विद दैट ओनली। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो लेट्स एनालाइज। यहाँ पे एक टॉपिक है, अब यहाँ पे याद करने वाली चीज़ जो है ये है इंडो गैंगेटिक। अभी जो गैंगेटिक रीजन था यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली, और स्पेशली वहाँ पे मिला क्या है, तो यहाँ पे मिला है पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू क्या है, पीजीडब्ल्यू इज़ अ पेंटेड ग्रे वेयर फाइन पॉटरी विच वॉज ब्लैक इन कलर एंड इट वॉज मेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक डिज़ाइंस। उस पर इट वॉज पेंटेड विद ब्लैक डिज़ाइंस, तो ये आपको याद होना चाहिए दैट इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस रीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE, यहाँ पे इंक्रीज एविडेंसेस मिले हैं यूज ऑफ आयरन के। तो गैंगेटिक रीजन कहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल कहाँ पे हुआ है, गैंगेटिक रीजन्स क्या मिला है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली है, कौन से टाइम में मिली है, फर्स्ट ऑफ द मिलेनियम BCE में मिली है। मिला क्या है, एविडेंस ऑफ आयरन यूज यहाँ पे मिला है, और वेराइटी ऑफ ग्रेन्स यहाँ पे मिले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजीडब्ल्यू पॉटरी मिली है, तो पीजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पेंटेड ग्रे वेयर इज अ फाइन ग्रे पॉटरी विद ब्लैक पेंटेड डिजाइंस ऑन इट। तो ये ब्लैक पीजीडब्ल्यू कहाँ मिला, यूज ऑफ आयरन, एविडेंसेस। तो इसमें से बाकी सारे तो ठीक है जनरल चीज़ें होगी, लेकिन अगर पीजीडब्ल्यू की बात करें तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके टीचर फ्रेम कर दे दैट द एविडेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE हैव बीन फाउंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजीडब्ल्यू पॉटरी, तो ये कहाँ मिला है, दिस हैज़ बीन फाउंड इन द गैंगेटिक रीजन्स। कौन से टाइम में मिला है, फर्स्ट मिलेनियम BCE में मिला है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पीजीडब्ल्यू गैंगेटिक रीजन, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, फर्स्ट मिलेनियम BCE में मिला है, तो दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा पीजीडब्ल्यू के अलावा भी यहाँ पे जो है और भी एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि एनबीपीडब्ल्यू के एविडेंस भी मिले हैं। यानी कि जो डीलक्स वेयर थी, डीलक्स वेयर का मतलब है जो पीजीडब्ल्यू हमने अभी पढ़ी है उसके से थोड़ी सी इन्हांस्ड, और इन्हांस्ड का क्या मतलब था, क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। अब ये जो थी वो ग्लॉसी ब्लैक हुआ करती थी, शाइन टाइप की इसमें हुआ करती थी। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस जो कि आपका पीजीडब्ल्यू में और अगर आप एनबीपीडब्ल्यू में बात करें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो द एविडेंसेस ऑफ पीजीडब्ल्यू एंड द एनबीपीडब्ल्यू हैव बीन फाउंड इन द गैंगेटिक रीजन्स इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE एंड द यूज ऑफ पीजीडब्ल्यू एंड द एनबीपीडब्ल्यू व्हिच वाज आल्सो कॉल्ड एज द डीलक्स वेयर। तो ये पता होना चाहिए क्या था, ये स्मूथ ग्लॉसी ब्लैक सरफेस वाली पॉटरी हुआ करती थी। इसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, नॉर्दर्न वेयर ब्लैक पॉलिश पॉटरी। तो अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, व्हाई डू सम स्कॉलर्स कंसीडर द राइज ऑफ जनपदास एज अ कंसोलिडेशन ऑफ वैदिक आइडेंटिटी। 3 पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे अर्ली किंगडम्स और रिपब्लिक्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमने पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा था कि जो लोग थे वो किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप में बिलीव करते थे। जैसे हम बात करें अर्ली किंगडम्स और रिपब्लिक से पहले जो था वो किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप हुआ करता था। अब किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप क्या होते हैं, किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप्स आर द रिलेशनशिप विच आर बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन एंड द रिलेशनशिप्स विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द वे ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। यानी कि कोई भी रिश्ता जो आपका ब्लड रिलेटिव हो या फिर आपका अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से जो भी आपका रिलेशनशिप मेंटेन होता है उसे हम किनशिप बेस्ड आइडेंटिटी बोलते हैं। अब जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक, अब इस पूरे टॉपिक में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अब हमने शुरुआत कहाँ से करी थी भाई, लास्ट जो चैप्टर था वो हड़प्पा स्टोन एज से शुरुआत की, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, अर्बन सेंटर्स। तो धीरे धीरे इंसान जो है पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक में आया, मीजोलिथिक से नियोलिथिक, नियोलिथिक जो थे वहाँ से इसके बाद इंसान ने अर्बन सेंटर्स बनाने शुरू किए, उसके बाद उन्होंने विलेजेस बनाने शुरू किए, तो जनपदा वाला कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद महाजनपदा वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर धीरे धीरे हमने देखा कि यही महाजनपदास जो है वो धीरे धीरे एम्पायर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो पूरा एक ट्रांजिशन था पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक, नियोलिथिक, अर्बन सेंटर, उसके बाद ये जो है जनपद वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद जनपद वाला कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद एम्पायर वाला कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये जो किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप था क्या यही यहाँ तक चलता रहा। अब बेसिकली रिलेशनशिप्स तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से कहीं शुरू होंगे जहाँ पे लोगों ने सेटल लाइफ वगैरह जीना शुरू कर दी, या फिर जहाँ से हमें एविडेंसेस मिलने शुरू हुए सोसाइटी के। अर्बन सेंटर मान लो, हड़प्पन सिविलाइजेशन मान लो, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं था कि हमेशा वो किनशिप बेस्ड हो गया या फिर मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी। जैसे जैसे पहले जो थे वो लोग क्या करते थे, पहले किनशिप ट्रांजिशन जो था, लेकिन इवेंचुअली लोगों
लोगों ने वही जो आइडेंटिटी थी उनकी, वो उन्होंने राइट लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम द किनशिप बेस्ड आइडेंटिटी, दे हैड स्टार्टेड हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग रिलेटेड टू द लैंड। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, अपने रिलेशन किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप से उनकी जो आइडेंटिटी थी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी, वो वहाँ से शिफ्ट होकर के रादर देन हैविंग अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस, दे हैड स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लैंड। यानी वो टेरिटरी वाली जो आइडेंटिटी थी वहाँ से वो थोड़ा ज़्यादा रिलेट करने लग गए थे। ठीक है, अब इससे पहले अब हमें ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ पे जो जनपद वर्ड मेंशन्ड है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अब लिटरल मीनिंग तो ऑब्वियसली इट इज़ द पीपल वेयर द पीपल हैव सेट देयर फुट फर्स्ट, लेकिन इसका ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग मतलब ये नहीं होता है। जनपद का मतलब था वो एरियाज जहाँ पे लोगों ने इवेंचुअली सेटल डाउन होना शुरू किया, जहाँ पे लोगों ने प्रॉपर कम्युनिटीज़ फ्रेम करनी शुरू करी, लोगों ने अपने गांव बनाने शुरू किए, सो उन्हें हमने जनपद कहना शुरू किया। ठीक है, बट अब जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डू सम स्कॉलर्स कंसीडर द राइज ऑफ जनपदाज एज अ कंसोलिडेशन ऑफ वैदिक आइडेंटिटी, यानी कि स्कॉलर्स ये क्यों बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे जनपदाज, राइज ऑफ जनपदाज, उससे हमने बिलीव किया कि अब हमारी जो वैदिक आइडेंटिटी वो कंसोलिडेट होने लगी। अब इसके हमने 3 पॉइंट्स में इस आंसर को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जनपद का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जनपद इज अ टर्म विच लिटरली मीन्स that where the people have set its feet first, indicating a transition from the kinship based identity to the territorial identity। अभी जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी मैंने कहा है कि रिश्ते से निकल करके लोगों ने अब टेरिटरी के बेसिस पे अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो हुआ, लोग जो थे अब वो सिर्फ सोलरली किनशिप टाइज से अपने आप से सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं कर रहे थे। अब वो जिस ज़मीन से आते थे, जैसे आज के टाइम पे भी आप एग्जांपल ले लो कि राजस्थान के लोग हैं वो राजस्थानी अपने आप को कहेंगे, है ना। तो गुजरात के लोग हैं, गुजराती वाला एरिया, तो वो जो गुजरात का रीजन है, भले ही वो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कोई जयपुर से, कोई बीकानेर से, कोई जोधपुर से है, लेकिन अगर वो उस राजस्थान की टेरिटरी को बाहर कहीं जाता है तो बाहर अगर वो मिले तो वो एक आइडेंटिटी से वो अपने आप को बहुत सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हैं कि हम लोग राजस्थानी है, वी आर महाराष्ट्रियन पीपल, वी आर राजस्थानी पीपल, वी कम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। सो वैसे ही लोगों ने जनपद जैसे जैसे बनने शुरू हुए तो लोगों ने किनशिप टाइज से निकल करके लैंड के बेसिस पे आइडेंटिटी को क्रिएट करना शुरू किया, जिससे उनको ज़्यादा कंक्रीट सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलने लगी, जो कि आज के टाइम पे भी काफ़ी वैलिड है। ठीक है, वी आर इंडियंस एज लाइक एट द एंड ऑफ द डे, सो दैट वी कि हमारी इंडिया की टेरिटरी है तो हम इंडियंस हैं, तो हम रादर देन कमिंग फ्रॉम कि हमारा कल्चर सेम है। अब इंडिया की बात करें तो कल्चर तो नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का द्रविडियन कल्चर अलग जाता है, ईस्ट का कल्चर बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। लेकिन जब अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन, अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया के बाहर अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो हम क्या कहेंगे कि हम इंडियन। हम ये नहीं कहते कि हम राजस्थानी हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम महाराष्ट्र हैं, हम ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद 10 द कंट्रोल ओवर द लैंड एग्रीकल्चर, और क्योंकि लोग अब लैंड से ज़्यादा रिलेट करने लगे थे तो लोगों का लैंड कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा था। ठीक है, अब लोग जो थे वो लैंड को कंट्रोल करना चाह रहे थे ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, ताकि एक जो ट्रेड रूट्स है वो अच्छे से इंक्रीज हो सके, डेवलपमेंट हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलप उन्होंने करना शुरू कर दिया था। एंड दैट इज वाई कि राइज ऑफ द जनपदाज केम टू बी नोन एज द कंसोलिडेशन ऑफ द वैदिक आइडेंटिटी, क्योंकि लोग किनशिप बेस्ड आइडेंटिटी से बढ़ करके लैंड जो है वहाँ से उन्होंने अपने आप को ज़्यादा एक कंक्रीट आइडेंटिटी फील करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो लैंड से अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेटेड फील करने लगे, एक साइंस ऑफ बिलोंगिंग जो थी वो ज़मीन से आने लगी, वो टेरिटरी से आने लगी, तो इसीलिए आने वाले टाइम पे अब जनपदाज के बाद जब महाजनपदाज में आओगे तो आपको पता है कि देयर वर टोटल 16 महाजनपदाज, और उसके बाद एम्पायर जो है, जैसा फेमस मगध एम्पायर जो है, ये सारे के सारे चीज़ें। और आज के टाइम पे फिर देखो, अब दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, ब्रिटिशर्स, या आज के टाइम पे भी आप देख लो तो वो सारी की सारी चीज़ें लैंड बेस्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यही यहाँ पे मेंशन है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो इसको इसी फॉर्मेट में, इस पैराग्राफ को डिवाइडिंग इनटू द पॉइंट्स, आप इसको याद कर सकते हो। दिस इज द पॉइंट, दस इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ, ये स्पेसिफिकली मगध की बात करता है, क्योंकि हमने देख लिया है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, अर्बन सेंटर, उसके बाद जनपद आ गए, महाजनपद आ गए, टोटल 16 महाजनपद है। जनपद और जब एक्सपैंड होने लगे तो वो 16 महाजनपदाज में आ गए। महाजनपदाज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फेमस महाजनपदाज है, जैसे वज्जी इज़ देयर, गांधारा इज़ देयर, देन वी हैव खम्बोज इज़ देयर, और मगध इज़ देयर। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे महाजनपदाज आए, और महाजनपदाज जब और एक्सपैंड होने लगे तो हमने उन्हें एम्पायर कहना शुरू कर दिया। अब इतने सारे 16 महाजनपदाज में से जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो फ्लॉरिश होने वाला एरिया था वो कौन सा था, तो दैट वाज मगध। मगध वॉज दैट महाजनपदा विच फ्लॉरिश्ड अमंग ऑल। अब यहाँ पे नाउ आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन दैट विच महाजनपदा एमर्ज्ड एज द
मोस्ट पावरफुल, स्टेट द रीजंस फॉर इट्स राइज, कि ऐसा कौन सा महाजनपद था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसके रीज़न भी बताने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो मगध है। मगध आज के टाइम पे बिहार में लोकेटेड है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बना। और वो पावरफुल क्यों बना? क्योंकि उसकी ऑब्वियसली लोकेशन ही ऐसी थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स थे, क्योंकि पानी वहाँ से बहुत ज़्यादा बहता था, तो एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत ईजिली हो सकती थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ से बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ट्रेड रूट्स, क्योंकि ट्रेडिंग पानी के थ्रू हो रहा था, नदियाँ थी वहाँ पे, एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, तो इन सब चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली उसकी जो लोकेशन थी, उस लोकेशन की वजह से जो मगध था वो एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, वन ऑफ द मोस्ट, मगध जो है वो पावरफुल एम्पायर बनने लगा। और मगध जैसे हमें पता ही है, मगध की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंदा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, हरियंका शुंगा, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, नंदा के बाद जाते हैं मौर्य डायनेस्टी, मौर्य के बाद आपकी आती है शुंगा डायनेस्टी, सतवाहनास, तो गुप्ता एम्पायर फॉर दैट मैटर। तो ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एम्पायर्स रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमेशा मगध को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे मौर्य एम्पायर और जो गुप्ता एम्पायर थे, ये तो अपने आप में ही, जो नंदा डायनेस्टी, ये सारी की सारी डायनेस्टी जो थी वो मगध को ही अपना सेंटर भी माना करती थी, राइट। सो दैट इज़ वाई अब ये पैराग्राफ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्ली किंगडम्स और जो रिपब्लिक्स थे, सो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, कि पहले लोग जो थे वो छोटे छोटे एरिया से डेवलप होते होते जनपदास में आए। जनपदास का मतलब क्या है? जनपद वाले एरिया तक लोग किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप में बिलीव करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 1000 BC से 600 BC तक लोगों ने किनशिप बेस्ड रिलेशनशिप से छोड़ करके लैंड से ज़्यादा अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दिया। तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी वो ज़मीन से आने लगी थी, और इसी रीज़न से लोगों ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया, आसपास वाले एरिया को कंट्रोल करना चाहा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड रूट्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैड कंट्रीब्यूटेड इन द इम्पॉर्टेंट। हम टेरिटोरियल की बात कर रहे थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल आइडेंटिटी, तो ऑब्वियसली फिर ये महाजनपदास और एक्सपैंड होने लगे, और इनमें से सबसे मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट पावरफुल महाजनपदा कौन सा था? दैट वाज मगध। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑल दो क्वेश्चंस देखो आपकी टीचर पे डिपेंड करता है, हाउ इज शी फ्रेमिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। ठीक है, वो तो कंप्लीटली उनकी चॉइस है, और बाकी तो है जो को हर चीज़ आपको पढ़नी तो पड़ेगी, क्योंकि अभी से आप आदत डालें तो अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड्स में तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन के आ जाएंगे, उसको तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। तो आपको अभी से अगर आदत रहे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ें आप देखते हो, टेक्निकल नॉलेज जो आपको मिलती है, उसको या तो आप MCQ के फॉर्मेट में लर्न कर लो, या फिर आप अपनी मर्जी से चाहो तो अगर आपका टीचर नहीं भी आपको करा रहा है तो भी आप उस पैराग्राफ से रेलेवेंट एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से फ्रेम कर सकते हो, ताकि अभी से यू गेट इन द हैबिट ऑफ कवरिंग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स और ऑल द थिंग्स विच आर देयर इन द बुक। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस पैराग्राफ, आउट ऑफ दिस पेज आई हैव फ्रेम्ड दीज 2 क्वेश्चंस। अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन गो अहेड विद दैट, अदरवाइज यू गो अहेड विद व्हाटएवर योर टीचर हैज टॉट यू इन द क्लास। ऑल राइट। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट मैप है, मैप भी अपनी टीचर से कंफर्म कर लेना आप लोग कि उन्होंने कौन से मार्क करवाए हैं। अब मैंने तो आई थिंक मेरी क्लास में यही 3 ही चीज़ें, गंधारा, मगध और अस्माका। अस्माका मैंने इसलिए कराया है क्योंकि अस्माका इज़ द ओनली मगध विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ। हालांकि इसका भी एक रीज़न है कि साउथ में वो क्यों लोकेटेड था ज़्यादा, क्योंकि जो नॉर्दर्न वाला एरिया अगर आप देखोगे इस मैप में भी, जितने भी महाजनपदास थे वो सारे के सारे नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा अलाइंड है, नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा कंसोलिडेटेड। और वहाँ की भी बात करें तो ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड वाला जो रीजन है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड। ऑब्वियसली क्यों पॉपुलेटेड है? क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर वॉज अवेलेबल। अब गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो यहीं से, ब्रह्मपुत्र तो क्या चलो यहाँ से आ जाती है, बट गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं वो यहाँ से रिवर सिस्टम जो है वहाँ से एग्रीकल्चर फ्लॉरिश हो सकता है, पानी अवेलेबल है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ ईजी थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था। तो इसीलिए जो भी एरिया अगर आप पानी की बात करें तो जहाँ पे पानी ज़्यादा मिलेगा तो लोग हमेशा से वहीं पे ज़्यादा अपने आप को स्टैब्लिश करना पसंद करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द ईज ऑफ ट्रेडिंग पर्पस और फॉर द ईज ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड ऑल। ठीक है, तो अब आप अपनी टीचर से पूछ लेना। अब चेलास, चोलास, पांड्याज इवेंचुअली जब आएगा तो हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि चोलास, चेरास, पांड्यास जो है इनकी लोकेशन कहाँ है, तो ठीक रहेगी। बाकी आप अपनी टीचर से पूछ लेना, वट एवर महाजनपदा शी हैज़ आस्क्ड यू टू लर्न, ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम। नाउ मूविंग ऑन टू नेबरिंग एम्पायर, ये हो गया। और द थर्ड रीजन द एक्सपेंशन इवेंचुअली, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि इसी एक्सपेंशन की वजह से जो मगध था, इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो कौन सा महाजनपदा था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना? दैट वाज ऑब्वियसली मगध, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मगध बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी थी, वहाँ पे पानी था, स्ट्रॉन्ग रूलर, और एक तो वहाँ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रूलर्स भी थे। अगर मगध की हम बात करें तो हम बहुत बड़े बड़े मौर्य एम्पायर, और यहाँ पे हम गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं, यहाँ पे हम नंदा एम्पायर की बात करते हैं ना। तो नंदा की बात करें तो धनानंद हो गया, मौर्य एम्पायर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोका द ग्रेट हो गया, और गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्ता, समुद्रगुप्ता, है ना। तो ये सारे के सारे चंद्रगुप्त वन,
वन, चंद्रगुप्त टू, सारे के सारे बहुत ही जितने भी आप हिस्ट्री में बात करें इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं वो सारे के सारे मगध के प्लेस से ही हमेशा रेलिवेंट रहे हैं। तो ऑब्वियसली फिर इतने सब स्ट्रॉन्ग रूलर्स किसी एरिया को कंट्रोल करते हैं तो वो एरिया नेचुरल सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाता है, राइट। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे एक और रिलेवेंट चीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए कि द लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो सॉ द गंगा प्लेन्स एमर्ज एज द मेन सेंटर। गंगा वाली बात मैंने आपको कही है कि गंगा वाला जो रीजन था वो अपने आप में काफ़ी डेवलप था, ऑब्वियसली बिकॉज गंगा वाटर इटसेल्फ वाज अवेलेबल, वाटर वाज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग पर्पस एंड ऑल दीज थिंग्स, सो दैट इज वाई। तो यहाँ पे ये भी आपको याद होना चाहिए कि लेटर वैदिक पीरियड में विच प्लेन एमर्ज्ड एज द मेन सेंटर। अब गंगा प्लेन इज देयर, यमुना प्लेन इज देयर, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इज देयर। तो इनमें से अगर आपके टीचर आपको क्वेश्चन दे दे दैट इन द लेटर वैदिक पीरियड विच प्लेन सॉ द इमर्जेंस और एमर्ज एज द मेन सेंटर, सो दैट वाज द गंगा प्लेन्स। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो हाँ, यहाँ पे अब गण और संघ जो है, अब ये एक चीज़ मेंशन है यहाँ पे। अब गण और संघ क्या हुआ करता था, दीज वर द रिपब्लिकन स्टेट्स। अब क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे महाजनपदास पढ़े हैं तो इनका भी अपना अपना डेमोक्रेटिक फॉर्म हुआ डेमोक्रेटिक फॉर्म बोल रहे हैं, आई एम सो सॉरी, इनकी भी अपनी अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली गण और संघ की तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो वज्जी जो महाजनपदा है ये काफ़ी फेमस था, गण और संघ। अब गण और संघ जो कॉन्सेप्ट था, दिस वॉज अ रिपब्लिकन स्टेट, इट मीन्स दैट द पर्सन हु वॉज रूलिंग या फिर it was like a council of ministers, तो it was not just one person who was taking the entire decision, rather it was like a council of ministers। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे लोग जो थे वो मिल करके एक पूरी कम्युनिटी बनाते थे एंड दोज वर द पीपल हु यूज्ड टू टेक द डिसीजन फॉर द एंटायर एम्पायर। ठीक है, तो उसे हमने कहा रिपब्लिकन स्टेट विच इन हिंदी केम टू बी नोन एज द गण और द संघ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्य एम्पायर की। तो मौर्य एम्पायर वॉज सक्सीडेड बाय द सातवाहना एम्पायर विच लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स। तो हमें ये याद होना चाहिए क्योंकि मौर्य एम्पायर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य वॉज देयर, बिंबिसार वॉज देयर, अशोका द ग्रेट वॉज देयर, ऑल मौर्यन एम्पायर रूलर्स। सो उसके बाद इतने बड़े एम्पायर को किसने ओवरटेक किया, सो इट वाज द सातवाहनास। सो सातवाहनास जो कि डेक्कन में थे, सो दीज वर द पीपल हु हैड ओवरथ्रोन द मौर्य एम्पायर विच लास्टेड ऑन नियरली फॉर अबाउट 500 ईयर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। अब ये वाला जो टॉपिक है इसे भी आप चाहें तो यू कैन मार्क इट एज एन एमसीक्यू, बिकॉज यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, फर्दर इन द साउथ, अगर हम साउथ की बात करें, पेनिनसुला रीजन की बात करें, तो चोलास जो थे वो लोअर कावेरी रिवर वैली में थे, जो पांड्यास जो थे वो रिवर वैलीज ऑफ तम्रपर्णी में आते थे, वग्गाई, और जो केरला पुत्रास थे जो अपने आप को चेराज इन द केरलास कहा करते थे, सत्यपुत्रा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु में थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में दीज पॉलिटिक्स ऑल्सो फाउंड द मेंशन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका के इंस्क्रिप्शन में आपको इन सब, अब इनकी लोकेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं कि अगर हम बात करें कि चोलास जो थे वो कहाँ लोकेटेड थे, तो वो लोअर कावेरी रिवर के पास थे। पांड्यास जो थे वो कहाँ थे, अब चेलास, चोरास, पांड्यास हालांकि लोकेटेड अपने आप में बहुत ही पास पास रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत डिफ्रेंसिएशन के हिसाब से हमें याद होना ज़रूरी है। अब हम इसकी बात करें, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो चोलास, चेरास, पांड्यास थे, बिकॉज ये जो थे ये कंबाइन होकर इनको वेंदार ऑफ तमिलकम भी कहा जाता था। अगर आपकी टीचर आपसे पूछे दैट विच वर द 3 डायनेस्टीज विच वर कॉल्ड एज द वेंडार ऑफ द तमिलकम, सो दीज वर द चेलास, चोरास एंड पांड्यास। अब इतने पावरफुल जो रूलर्स डायनेस्टीज़ रही हैं, इनके खुद के एम्बलम्स भी रहे हैं, तो एम्बलम्स भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि जो चोलास था उनका एम्बलम क्या हुआ करता था। चोलास एम्बलम वॉज टाइगर, देन द बो वॉज द टाइगर, बो वॉज रिप्रेजेंटेड फॉर द चेरास, एंड द फिश वॉज द एम्बलम ऑफ द पांड्यास, एंड दीज ऑल 3 डायनेस्टीज इन द संगम लिटरेचर दे आर combined came to be known as the Vendar of the Tamilakam, the 3 crowned kings और the Vendar of the Tamilakam। तो ये आपको याद होना चाहिए। तीनों ही डायनेस्टीज़ जो हैं इनके क्या क्या एम्बलम्स रहे हैं, चोलास का टाइगर रहा है, चेरास का बो रहा है, पांड्यास का फिश रहा है, कंबाइन देवर कॉल्ड एज द वेंदार ऑफ तमिलकम। इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए कि जो हमारे चोलास थे जो लोअर कावेरी रिवर वैली के पास थे, पांड्यास जो थे हमारे तम्रपर्णी और वग्गाई के पास हुआ करते थे, और केरला पुत्रास जो थे दे आइडेंटिफाइड विद द चेरास इन केरला, यानी वो अपने आप को चेरास के समवॉट सिमिलर मानते थे, और जो सत्यपुत्रास जो थे वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु में थे। तो इनकी ये वाली लोकेशन हो गई, और इनके जो एम्बलम्स थे ये आपको याद होने चाहिए। इन तीनों डायनेस्टीज़ को कंबाइन करके हमने वेंडर ऑफ तमिलकम कहा, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पेज पे। अगले पेज पे जब हम बात करते हैं, हाँ, अब ये वाला है जो ड्यूटीज़ एंड आइडियल्स ऑफ द किंग जो था। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है आपको, क्योंकि जो ड्यूटीज़ एंड आइडियल्स ऑफ द किंग है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि जब हम ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ द किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अब शांति पर्व के हिसाब से एक ड्यूटीज़ ऑफ द शांति पर्व विच इज़ अ पार्ट ऑफ द महाभारत, उसके हिसाब से क्या है, यजुर्वेद में एक राजा की क्या जिम्मेदारी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से क्या जिम्मेदारी है, और यहाँ पे फिर 2 पॉइंट्स इन जनरल जो है वो भी आपको पता होने चाहिए कि इनका क्या मतलब है।
ठीक है, वेयर इज़ द क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है जस्ट इन ऑर्डर टू लाइक कीप दिस अ लिटिल सिंपल, कि जैसे 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स लोगों ने अपने आप को, जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइटल्स देने शुरू कर दिए, जैसे कि राजा, महाराजा, सम्राट, अधिराज और गंगईकोंडा, और मतलब ये सारे जो भी टाइटल्स हुआ करते थे, राजा, महाराजा, अधिराज, विक्रमादित्य, तो इन्होंने अपने आप को ये सारे टाइटल्स देने शुरू किए। अब टाइटल्स जब इन्होंने देने शुरू किए तो ये अपने आप को टाइटल ऐसे ही नहीं दे रहे थे, इनका ये मतलब था, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। वो अपनी रीजनल पॉलिटिकल ट्रेडिशन हो गया या फिर अपना रीजन है कि वो मतलब दे आर सो पावरफुल कि दे हैव बिकम महाराजा, दे हैव बिकम अधिराज, दे हैव बिकम महाराजा अधिराज, तो ये सारे टाइटल्स उन्होंने देना शुरू कर दिए थे। अब ठीक है, अब हालांकि इन लोगों ने अपने आप को टाइटल्स बहुत ज़्यादा देने शुरू कर दिए थे, लेकिन हम इंडियन टेक्स्ट की जब बात करते हैं, जैसे हमारा फेमस अर्थशास्त्र बाय द कौटिल्य है, या फिर अब यजुर्वेद की बात करते हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदास, या फिर अगर शांति पर्व विच इज़ अ पार्ट ऑफ द महाभारत की अगर हम बात करें, तो अपने आप को महाराजा अधिराज, अपने आप को राजा या अपने आप को सम्राट कह देने से आप अच्छे राजा नहीं बनेंगे। लेकिन हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अगर बात करें तो हमारी ऐसी कौन से इंडियन टेक्स्ट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक अच्छा राजा, उसका कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी गवर्नेंस क्या हो सकती है। सो आई हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट फ्रॉम द 6th century BCE onwards रूलर्स केम टू बी नोन बाय वेरियस टाइटल्स सच एज राजा, महाराजा और सम्राट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स रिफ्लेक्टिंग रीजनल पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। Nonetheless, early Indian texts provide important insights into the ideas of the kingship and governance. Elaborate. तो मैंने यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करके elaborate लिख दिया है, यानी कि ये सारी चीज़ों के अलावा जो इंडियन टेक्स्ट है वो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि एक अच्छा राजा कैसा हो सकता है। इलेबोरेट, यानी कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए या इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन आए कि एज पर द इंडियन अर्ली इंडियन टेक्स्ट व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट और व्हाट इज़ एन आइडियल किंग, तो फिर आपको ये तीन चीज़ें उस आंसर में 100% मेंशन करनी ही पड़ेगी। एक तो अर्थशास्त्र के बारे में, आपको यजुर्वेद के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, आपको शांति पर्व ऑफ द महाभारत के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, और चाहे तो आप ऑब्वियसली फिर ये जो जनरल पॉइंट्स हैं ये मेंशन कर सकते हैं। अब अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद होनी चाहिए कि ओनली इफ अ किंग हिमसेल्फ इज एनर्जेटिकली एक्टिव डू हिज ऑफिसर्स फॉलो हिम एनर्जेटिकली, की तो ये जो लाइन है ये कहाँ से आई है, क्या पता आपकी टीचर जो है मे बी शी माइट और ही माइट फ्रेम अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर line that only if a king himself is energetically active do his officers follow him energetically. तो this particular sentence has been taken from which book? यजुर्वेद, शांति पर्व महाभारत, अर्थशास्त्र और नीतिसार। तो ऐसे करके चार आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अर्थशास्त्र। तो इसका मतलब ये है, अर्थशास्त्र में ये कहा गया है बाय द कौटिल्य कि अगर राजा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अगर राजा खुद इन्वॉल्व है, अगर राजा खुद हिम्मत से एक्टिवली अपनी प्रजा या फिर एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर, तो ही उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू बी एनर्जेटिकली इन्वॉल्व, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ leader to take on the initiative and be responsible and be energetic and be involved into all of these things. Only then will his council of ministers be actively and equally involved into it. ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र का पॉइंट नंबर 1 है, मैंने आई हैव मार्क्ड दिस एज अ पॉइंट नंबर 1. देन यू टॉक अबाउट द यजुर्वेद. अच्छा, दिसको इज दिस वी हैव आई हैव मार्क्ड एज एन MCQ, बट देन इफ यू वांट यू कैन ऑब्वियसली यूज इट एज अ पॉइंट ऑल्सो. बट देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द यजुर्वेद. अब यजुर्वेद हमें ये बताता है कि कोई भी राजा है उसकी ये ड्यूटी है कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक को इम्पार्शली ट्रीट करे, फेयरली ट्रीट करे, कि भाई ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. और ये राजा की अकॉर्डिंग टू द यजुर्वेदी ये राजा की ड्यूटी है कि वो अपनी कंट्री को किसी भी नेचुरल कैलामिटी से भी प्रोटेक्ट करे. प्रोटेक्ट तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि नेचुरल कैलामिटी अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं. या फिर नेचुरल कैलामिटी अगर क्रिएट हो गई है, अगर आ गई है, तो ऑब्वियसली देन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द किंग टू टेक केयर ऑफ हिज जनपद एंड देन डू द गुड फॉर द पीपल. सो अर्थशास्त्र, ओनली इफ द किंग हिमसेल्फ इज एनर्जेटिकली एक्टिव डू हिज ऑफिसर्स फॉलो हिम एनर्जेटिकली. दिस इज पॉइंट नंबर 1. ये हमारे इंडियन टेक्स्ट कहते हैं. तो इंडियन टेक्स्ट में अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, शांति पर्व, ये तीनों आपको याद होने चाहिए. यजुर्वेद सेज कि किंग इज एडवाइज टू जज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इम्पार्शियली एंड फेयरली इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम ऑल द कैलामिटीज एंड डू गुड फॉर द पीपल. अपनी जनता के लिए वो भला करें. देन कम्स द थर्ड वन विच इज द शांति पर्व ऑफ महाभारत. अब शांति पर्व महाभारत जो है वो एक गाइडेंस की तरह काम करता है, वो एक डायरेक्शन शो करता है कि एथिकल कंडक्ट क्या हो सकता है, कि कैसे एक राजा जस्टिस कर सकता है, या एक राजा की अपनी प्रजा
अपने सब्जेक्ट्स की टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी शांति पर्व में बताई गई हैं। अब इस पूरे पेज में ड्यूटीज़ एंड आइडियल्स ऑफ द किंग, 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अर्थशास्त्र की सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इंडियन टेक्स्ट जो है, इंडियन टेक्स्ट में अर्थशास्त्र, यजुर्वेद और आपका शांति पर्व, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। यजुर्वेद जो है वो बताता है राजा को कि इट एडवाइजेज द किंग टू जज और टू ट्रीट द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इक्वली, इम्पार्शियली, फेयरली, इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द एंटायर एम्पायर और द कंट्री फ्रॉम द कैलेमिटी एंड यू शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। फिर आता है हमारा शांति पर्व, जो कि ये गाइडेंस की तरह काम करता है। रूलर को ये बताता है कि उसका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसे कैसे जस्टिस लाना है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो सी है ये, और पॉइंट नंबर डी जो है ये थोड़ा, और पॉइंट नंबर ये 3 पॉइंट जो है वो थोड़े जनरल नेचर हैं, ठीक है। जैसे किंग है उसकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपने सब्जेक्ट्स, उनको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए और इंटरनल डिसऑर्डर यानी कि जो कोल्ड वॉर क्रिएट हो जाती है उनसे भी बचाए। और ये अगेन एक और ड्यूटी है राजा की कि वो जैसे भी केसेस हैं, रॉबरी, अबडक्शन, थेफ्ट, अडल्ट्री, इन सब में भी वो बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करे और एक फेयर तरीके से जजमेंट्स पास करें। उसके बाद कोई भी सीरियस ऑफेंस, क्योंकि अब उस वैदिक एज में कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल और द काउ, किलिंग ऑफ अ काउ, ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे ऋग्वेदा में काउ को एक बहुत ही सेक्रेड एनिमल माना गया है। सो इफ़ सच काइंड ऑफ ऑफेंस हैव बीन कमिटेड देन ऑब्वियसली इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द किंग टू पनिश द पीपल सिवियरली, ठीक है, एंड लाइक गिव देम पुट हार्श पेनाल्टीज ऑन देम, ठीक है। तो आई होप ये ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ द किंग आपको क्लियर हो गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अपने आप को राजा, महाराजा, अधिराज, अच्छा इसको भी आप एमसीक्यू फॉर्म में याद कर सकते हो, क्या पता आपकी क्वेश्चन, मे बी योर टीचर माइट फ्रेम अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ऑल्सो, दैट फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द रूलर्स दे केम टू बी नोन विद द वेरियस टाइटल्स, व्हाट वर द टाइटल्स, इट वाज राजा, महाराजा, अधिराज, सम्राट, या फिर फ्रॉम डैश सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स द रूलर केम टू बी नोन बाय वेरियस टाइटल्स सच एज राजा, महाराजा, सम्राट एंड ऑल अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स रिफ्लेक्टिंग रीजनल पावर्स एंड ट्रेडिशंस। सो ये 6th सेंचुरी BCE से शुरू है, आपको याद होना चाहिए। इंडियन टेक्स्ट की हम बात करें तो तीनों टेक्स्ट आपको याद होने चाहिए। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, वो कहता है कि अगर राजा एनर्जेटिकली इन्वॉल्व होगा तभी उसके ऑफिसर्स एनर्जेटिकली इन्वॉल्व होंगे। यजुर्वेद की बात करते हैं, वो एडवाइस करता है राजा को कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक को इम्पार्शली ट्रीट करे, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करे, कैलामिटी से प्रोटेक्ट करे और अपने प्रजा के साथ अच्छा बिहेवियर करे। शांति पर्व जो महाभारत है वो आपको याद होना चाहिए कि वो एज अ गाइडेंस टू रूलर काम करता है, जहाँ पे वो एथिकल कंडक्ट, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। उसके बाद जो किंग है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सटर्नल थ्रेट से अपने प्रजा को बचाए, इंटरनल डिसऑर्डर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से अपनी प्रजा को बचाए। और उसके बाद जो रूलर है वो एक्सपेक्टेड है, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन केसेस ऑफ अबडक्शन, रॉबरी, थेफ्ट एंड अडल्ट्री। तो ये माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि रूलर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जस्टिस करेगा। जो भी केसेस अबडक्शन, रॉबरी, थ्रेफ्ट, किडनैपिंग, इन सबसे रेलेवेंट होते हैं, या किलिंग ऑफ द काउ, ट्रेचरी, कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, यहाँ पे हार्श पेनाल्टीज पुट करें, पनिशमेंट्स दे सीरियस ऑफेंसेस के। सो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीज़ें आपको आइसोलेशन में भी याद होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंबाइन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। यजुर्वेद आपको हो सकता है ये सेंटेंस आपकी टीचर लिख दे और आपको फिर पता होना चाहिए कि सामवेद, ऋग्वेद, सोमवेद कौन सा वेद है। तो ये यजुर्वेद बताता है कि राजा जो है उसको स्ट्रॉन्ग और वीक को इम्पार्शली ट्रीट करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज अ गाइडेंस टू रूलर, इनमें से शांति पर्व है, यजुर्वेद है, अर्थशास्त्र है, डैश प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू द रूलर्स ऑन एथिकल कंडक्ट, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपको शांति पर्व ऑफ महाभारत याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन यजुर्वेद दे देंगे मैम, आपको अर्थशास्त्र दे देंगे सर, आपको शांति पर्व दे देंगे, या नीति सागर दे देंगे, बाणभट्टा कादम्बरी, कुछ भी लिख के दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गाइडेंस टू रूलर की जब बात होती है तो शांति पर्व महाभारत है। एडवाइस टू जज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इम्पार्शली, प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम कैलामिटीज, गुड टू द पीपल, यहाँ पे यजुर्वेद की बात हो रही है। ओनली इफ अ किंग हिमसेल्फ इज एनर्जेटिकली एक्टिव, डू हिज ऑफिसर्स फॉलो हिम एनर्जेटिकली, तो यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हो रही है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको आइसोलेशन में भी याद होनी चाहिए और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंबाइन फॉर्म में भी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि जो पैन इंडिया है वहाँ पे जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे जियो पॉलिटिकल, जैसे जैसे टेरिटरीज़ के बारे में लोग ज़्यादा जानते जा रहे थे, तो जितनी भी टेरिटरी थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती थी, लोगों ने उन्हें एक अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए, जैसे जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, अश्वमेध, या राजसूय यज्ञ, पृथ्वी, चक्रवर्तन क्षेत्र। तो ये सारी की टर्म सारी आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्रोनिम बना के JBARPC, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, अश्वमेध, राजसूय यज्ञ,
पृथ्वी एंड द चक्रवर्ती क्षेत्र। तो ऐसे करके JBA RPC आप यहाँ पे क्या एरो बना के लिख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। सो द पैन इंडिया, तो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स BC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पैन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये सारे टर्म्स यूज़ करना शुरू कर दिया था उनके, उसको डिनोट करने के लिए। तो ये सारी की सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। अगर जैसे आपकी टीचर अगर क्वेश्चन फ्रेम करेगी तो फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द पैन इंडिया जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज एक्सप्रेस थ्रू विच टर्म्स, तो जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पृथ्वी, चक्रवर्ती क्षेत्र, ये सारी की सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। इसमें से एक आध गलत हो सकती है, फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 जिसमें ये टीचर ये 3 दे देती, ये 3 दे देंगी। तो ऐसे करके घुमा फिरा करके क्वेश्चन कहीं भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपको फॉर दैट मैटर ऑल द टर्म्स यू विल हैव टू रिमेंबर। पैन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, JBA RPC आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी एक और चीज़ मेंशन है पृथ्वी। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारे, अच्छा इससे पहले इसी पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया है, हाउ डिड द अर्थशास्त्र डिफाइन पृथ्वी एंड चक्रवर्ती क्षेत्र, यानी कि अर्थशास्त्र में पृथ्वी और चक्रवर्ती क्षेत्र को एक्सप्लेन कैसे किया गया है, क्या मतलब है अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट में। एज पर द अर्थशास्त्र व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पृथ्वी एंड चक्रवर्ती क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ही वर्ड्स को अर्थशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। अब जब अर्थशास्त्र में पृथ्वी वर्ड जो है इसके बारे में मेंशन किया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ अ प्राकृत वर्ड विच इज़ पृथ्वी, जिसका मतलब अर्थशास्त्र में ये है कि वो एरिया जो कि हिमालय से लेकर के समुद्र के बीच में आता है, उस पूरे एरिया को अर्थशास्त्र में पृथ्वी कहा गया है। अब हम आज के टाइम पे पृथ्वी मतलब वी मीन द एंटायर अर्थ, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो पृथ्वी इज अ प्राकृत वर्ड विच इज पार्थिवी, विच मीन्स द एरिया विच इज लाइंग बिटवीन द हिमवत यानी हिमालय एंड द सी, यानी हिमालय से लेकर के समुद्र के बीच का जो पूरा एरिया है इसको अर्थशास्त्र में पृथ्वी कहा है। सो पृथ्वी और अर्थशास्त्र की पृथ्वी, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। पृथ्वी इन टर्म्स ऑफ अर्थशास्त्र is the area which lies between the Himalayas and the sea, and पृथ्वी in general तो everybody know it is the earth। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको अर्थ ही कहते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि पृथ्वी का मतलब अर्थ है, नहीं, पृथ्वी का मतलब अर्थशास्त्र में पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का मतलब अर्थशास्त्र में वो एरिया है जो कि हिमालय से लेकर के समुद्र के बीच में आता है, हिमवत से लेकर के सी के बीच में जो आ रहा है, इसे हमने पृथ्वी कहा है। ठीक है, सो अर्थशास्त्र में पृथ्वी को कैसे डिफाइन किया है, पृथ्वी इन अर्थशास्त्र इज द एरिया विच लाइज बिटवीन द हिमवत और द हिमालयाज टिल द सी, इट इज अ प्राकृत वर्ड विच इज पृथ्वी। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं चक्रवर्ती क्षेत्र। अब चक्रवर्ती क्षेत्र का मतलब अर्थशास्त्र में वो है कि वो वाला एरिया जो सर्वश्रेष्ठ द पैरामाउंट रूलर का जो एरिया हुआ उसे हमने कहा है चक्रवर्ती क्षेत्र, यानी कि अगर एक राजा इस एरिया को कंट्रोल कर रहा है और ये सबसे पावरफुल रूलर है तो इस पूरे एरिया को हम चक्रवर्ती क्षेत्र कहेंगे। अगर ये पूरा एरिया है ऐसा पूरा वेव वाला एरिया, इस पूरे एरिया को सबसे पावरफुल रूलर कंट्रोल करता है तो इस पूरे एरिया को हम चक्रवर्ती क्षेत्र कहेंगे। एंड दिस इज द टर्म विच इज मेंशन इन द अर्थशास्त्र। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द अर्थशास्त्र फर्दर इक्वेट द टर्म पृथ्वी विद द चक्रवर्ती क्षेत्र और द डोमेन ऑफ अ यूनिवर्सल पैरामाउंट रूलर, यानी कि वो एरिया जो पैरामाउंट रूलर का है उस एरिया को हमने चक्रवर्ती क्षेत्र कहा है एज पर द अर्थशास्त्र। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हाउ डिड द अर्थशास्त्र डिफाइन पृथ्वी एंड द चक्रवर्ती क्षेत्र, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट में आप पृथ्वी एक्सप्लेन करोगे, दूसरे पॉइंट में आप चक्रवर्ती क्षेत्र एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे ये डोमेन ऑफ द पैरामाउंट रूलर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी का मतलब क्या है अर्थशास्त्र में वो क्लियर हो गया होगा, चक्रवर्ती क्षेत्र का मतलब अर्थशास्त्र में क्या है, आई होप ये भी दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब नीचे वाले एरिया में आते हैं। तो ये वाले पैराग्राफ में अगेन आई फ्रेम वन मोर क्वेश्चन दैट हाउ डिड द रूलर ऑफ द संगम पीरियड एंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी एक्सप्रेस द एस्पिरेशन टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर सब कॉन्टिनेंट, यानी कि संगम एज में और 11th सेंचुरी में ऐसे रूलर्स जो थे उन्होंने अपनी एस्पिरेशन को, पॉलिटिकल अथॉरिटी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो जो एरिया संगम पीरियड से जो रूलर था या 11th सेंचुरी CE से हमने दो रूलर्स के एग्जाम्पल लिए, उन्होंने अपनी एस्पिरेशंस को कैसे दिखाया, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए कि देखो हम सबसे पावरफुल हैं। तो उसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक है हमारा चेरा रूलर जिसका नाम था नेदुन चेरा लदान, और दूसरा जो रूलर था हमारा राजेंद्र वन जिसको गंगईकोंडा कहा। अब नेदुन चेरा लदान जो चेरा रूलर हुआ करता था, इसने अपने आप को टाइटल दिया है अधिराज। अब क्योंकि इसने अपनी कॉन्क्वेस्ट हिमालय यानी हिमालय तक नीचे से, चेरास तो हमने देखा है ना पुराने मैप में, जो चेरास है, अब चेरास पूरे ऑलमोस्ट हिमालय तक, इस वाले पूरे रीजन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिसने कंट्रोल कर लिया है ऑब्वियसली, तो उसने अपने आप को इस पूरी कॉन्क्वेस्ट को दिखाने के लिए नेदुन चेरा लदान ने अपने आप को टाइटल दिया अधिराज। तो ये है एक और तरीका अपने आप को टाइटल दे करके दिखाने का कि देखो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट में कितनी ज़्यादा है. सो हाउ डिड द रूलर ऑफ द संगम पीरियड, संगम पीरियड की जब हम बात करते हैं, संगम पीरियड में ऑब्वियसली हम चेरास, चोलास और पांड्यास इनकी बात करते हैं, राइट. तो संगम पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, सो चेरा किंग नेदुन चेरालादान नॉट ओनली वन द रैंक ऑफ अधिराज फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट कॉन्क्वेस्ट अप टू द हिमालयस. तो ये आपको याद होना चाहिए, नेदुन चेरालादान, चेरा किंग, अधिराज अप टू हिमालयस, नेदुन चेरालादान, चेरा किंग, अधिराज अप टू द हिमालयस. और सेकंड 11th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो हम चोला रूलर राजेंद्र वन की बात करते हैं, जिन्होंने अपने आप को गंगईकोंडा का टाइटल दिया था फॉर कमेमोरेटिंग इज कॉन्क्वेस्ट्स टू द रीजन्स ऑफ द गंगा. अब ये गंगईकोंडा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, गंगईकोंडा, और इन्होंने अपने आप को कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंगा का क्या मतलब था, ये जो चोला रूलर हुआ करते थे राजेंद्र वन. अब क्योंकि हमने इसने मैप में हमने देखा है कि चोलाज यहाँ पे थे और गंगा जो है वो यहाँ से कहीं से बहती है. अब ये जो चोला रूलर थे राजेंद्र वन, इन्होंने अपने उस रीजन में एक नई सिटी बनानी चाहिए और इन्होंने कहा था कि वहाँ पर मैं गंगा का पानी लाऊंगा. अब कोई भी रूलर अगर ऊपर तक जा रहा है तो ऐसे इतनी सारी टेरिटरी से उसको पास तो कोई भी नहीं होने देगा. तो राजेंद्र वन जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स के एरिया को क्रॉस करके जाएंगे गंगा का पानी लाने, और इस एरिया में जितने भी रूलर्स आएंगे वो सबको हराते हुए जाएंगे. वो उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि लेट मी पास, ही इज गोइंग टू डिफीट ऑल द रूलर्स हु आर गोइंग टू फॉल इनटू दिस एरिया 1000 किलोमीटर. सो चोला रूलर राजेंद्र वन राइट फ्रॉम हिज टेरिटरी टिल द पॉइंट ही हैड रीच्ड द गंगा, वो सारे रूलर्स को हराते हुए यहाँ पहुंचे और यहाँ से उन्होंने गंगा का पानी लिया. एंड देन ही केम बैक टू दैट सिटी एंड देन दैट इज हाउ द न्यू सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड. एंड सिंस देन ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम. अब हालांकि हमारी बुक में सिर्फ गंगईकोंडा ही मेंशन्ड है तो हम इतना ही लर्न करेंगे. तो आई होप ये गंगईकोंडा राजेंद्र वन को टाइटल क्यों मिला, ये कॉन्क्वेस्ट ऑल टुगेदर गंगा तक क्यों हुआ, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. सो ये संगम एज और 11th सेंचुरी के दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं. चेरा रूलर नेदुन चेरालादान जिसने अपने आप को अधिराज कहा क्योंकि वो हिमालय तक पहुंच गया था. दूसरा चोला रूलर राजेंद्र वन, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा. क्यों उन्होंने अपने आप को गंगईकोंडा कहा, क्योंकि वो गंगा तक गए, वहाँ से पानी लेकर के वापस आए अपनी नई सिटी को बनाने के लिए. दैट इज़ वाई ही गॉट द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम. ठीक है. ओह नया टॉपिक. सो चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, 40 मिनट्स ऑलरेडी हो ही गए हैं. सो आई थिंक 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 है ना, और 5 आई थिंक 5 पेजेस तो बहुत हैं, 40 मिनट में तो इतना काफ़ी हो गया. अब क्वेश्चंस वगैरह हैं, अब चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं अपनी. यू प्लीज़ हैव अ वर्ड विद योर टीचर, वट एवर क्वेश्चन शी हैज़ गिवन यू प्लीज़ गो हेड विद दैट, अदरवाइज यू कैन प्रैक्टिस दीज ऑल्सो. दीज आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम पॉइंट्स ओनली. ठीक है. अच्छा हाँ, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाई थी. जब हम बात करते हैं गंगा ऑफ द साउथ, तो गंगा ऑफ द साउथ जो है वो कावेरी है, और साउथ गंगा की जब बात करते हैं तो गोदावरी है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गंगा ऑफ द साउथ का मतलब है जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गंगा बहुत सेक्रेड नदी मानी जाती है, सिमिलरली साउथ इंडिया में भी कावेरी इज द रिवर विच इज कंसीडर्ड टू बी एक्सट्रीमली सेक्रेड. सो व्हेन वी से सेक्रेडनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो कावेरी इज कॉल्ड एज द गंगा ऑफ द साउथ. लेकिन क्योंकि गंगा इज वेरी लॉन्ग इन द नॉर्थ, तो सिमिलरली उतनी ही लंबी, उसी लाइन्स पे इतनी लंबी नदी साउथ में कौन सी, दैट इज गोदावरी. सो गंगा ऑफ द साउथ कावेरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्रेडनेस, साउथ गंगा गोदावरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंथ, लंबाई के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अब ये वाला एक क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में बच्चों को एज अ होमवर्क दिया था, दैट द महाभारत एंड द अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द ड्यूटीज प्रोटेक्टिंग पीपल एंड इंश्योरिंग जस्टिस. व्हाई डू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट, किसी भी रूलर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि अपनी जनता को प्रोटेक्ट करे, इंश्योर जस्टिस करे. अपनी डिस्क्रिप्शन बताओ विद गुड रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैड गिवन एज एन होमवर्क एंड आई हैड ऑल्सो टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट प्लीज डिवाइड द आंसर इनटू 3 पॉइंट्स. सो दिस इज अ होमवर्क. अगर आप भी चाहें तो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, सॉल्व इट. ठीक है. बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स है वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट टॉपिक. अब इस बीच में पेज नंबर 107 तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. बट आई होप ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, बट चलो ठीक है, वट एवर वर्क्स फॉर यू. चलो ओके, गुड नाइट.